जब तक ये चोर उचक्के भ्रष्ट और गंदे नेता आपकी पार्टी में रहेंगे, बीजेपी का सुपना साफ हो जाएगा। मैं तो ये मोदी जी को बताना चाहूँ। अरे वे है वो भिवानी कहाँ पहुँच गए, फिर आसी कहाँ पहुँच गए? आसी में कड़ा क्यों आया? अंडे लड़ना आया था आसी में हिस्सा लड़ना आया था, क्योंकि यहाँ चेयरमैन तो है नहीं अब नगर पालिका में। पिछले 8-9 महीने तो माड़ इकट्ठा होया था ना, उसमें आपका हिस्सा बनवाना आया था। पता नहीं डिप्टी सीएम और सीएम इकट्ठे बैठे सामने और चोटी खड़ी करें, एक खंबा मारें और सवेरे नियम बदले पाओ, पता नहीं क्या करें। ज़्यादा लाइट रहती है तब भी रहते हैं, लाइट जाने के बाद भी रहते हैं, और आम आदमी का खून चूसते रहते हैं। मैं कई दिन से विचार करूं था, मैंने देखा था कई दिन से, ये बागड़ बिल्ले बीजेपी के जितने भी नेता हैं, मनीष ग्रोवर हो, आपका विधायक हो, चाहे कोई और हो, ये जब आए, जब इनकी सरकार आई तो ये दुबले पुतले मच्छर थे। मतलब हड्डियल को नहीं होया करें, सिंगल हड्डी वाले मच्छर वो थे, और अब ये इतने मोटे मोटे मच्छर हैं। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। आज मैं इस शेर से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ कि एक शेर दिल नेता से हम बात करेंगे, जो बेवाकी से अपनी बात फेंक देते हैं, अंजाम कुछ भी हो। और जो पर्सन मैं इनसे ज्वलंत मुद्दों पे इनसे बात करूँगा, आप हैं मनोज राठी जी। किसान कहूँ इन्हें या एक बेवाक वक्ता कहूँ, हर मुद्दे पे इनकी पकड़ रहती है, एक लीडर कहूँ। आइए मनोज राठी जी से रूबरू होते हैं। मनोज राठी जी, आप अक्सर हमारे चैनल की रौनक बनते हैं, और आज सीधी बात करता हूँ मैं आपसे। बीजेपी के नेता यहाँ आकर मीटिंग करते हैं और सीधी सी बात करते, जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि 92 सीट लेकर प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, और क्या हरियाणा के अंदर भी आएगी, क्या नगर निकायों में भी आम आदमी पार्टी आएगी? तो उनका जवाब होता है कि बरसात में मच्छर पैदा हो जाते हैं। क्या आप मच्छर हैं क्या? मैं भी सीधी बात बताऊंगा। आप आम आदमी पार्टी के अधिकारी हैं, पता मैं भी सीधी ही बात बताऊंगा। जो दर्शक हमारे भाई देखने लग रहे, सुनने लग रहे, उनको मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। भाई उस नेता ने ये बात कह दी कि ये नेता का नाम भी मैं बता देता हूँ, हारे हुए विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, मनीष ग्रोवर जी, जिन्होंने ये कहा कि बरसाती मच्छर हो। आप लाइट सस्ती है तो ये आ जाते हैं, लाइट चली जाती है तो ये चले जाते हैं। फिर भी मैं उसके लिए कहूँगा, असली मच्छर तो बीजेपी वाले नेता हैं। लाइट रहती है तब भी रहते हैं, लाइट जाने के बाद भी रहते हैं, और आम आदमी का खून चूसते रहते हैं। मैं कई दिन से विचार करूं था, मैंने देखा था कई दिन से, ये बागड़ बिल्ले बीजेपी के जितने भी नेता हैं, मनीष ग्रोवर हो, आपका विधायक हो, चाहे कोई और हो, ये जब आए, जब इनकी सरकार आई तो ये दुबले पुतले मच्छर थे। मतलब हड्डियल को नहीं होया करें, सिंगल हड्डी वाले मच्छर वो थे, और अब ये इतने मोटे मोटे मच्छर हैं। ये आम आदमी का खून चूस चूस के इतने मोटे मच्छर हो गए, इतना मोटा माल खा गए। मैं तो मनीष ग्रोवर जी को एक बात बताना चाहूँगा कि संगीन आरोप आप लगा रहे हैं। आरोप है, सत्य बात है जी, सारी दुनिया को पता है। आप हांसी में माइक लेके घूम जाओ, आप हरियाणा में माइक लेके घूम जाओ, सबूत हैं जी सर। आप निरे करनाल में अधिकारी पकड़े जाने ला रहे को 5,000 करोड़ खा रहा है, को 10,000 करोड़ खा रहा है। भाई साहब एक बात बताओ, वो बीजेपी के राज में खान लग रहे हैं, वो खुल्लम खुला अखबार में आने लग रही है, वो कहा है जी ऊपर भेजा हम तो। मुख्यमंत्री का आवास वहाँ पर है, मुख्यमंत्री का हल्का वहाँ पर है। मनीष ग्रोवर जी जो हमने मच्छर बतावा है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मच्छर बतावा है, वही मनीष जी का नाम शुगर मिल घोटाले में आया हुआ है। उसी मनीष जी का नाम रोहतक में पार्क में आया हुआ है। आरोप मैंने नहीं लगाए, कागजों के साथ आरोप वहाँ के विधायक बलराज सिंह कुंडू ने लगाए थे, कागज दिखाए थे, विधानसभा में दिखाए थे। उसी मनीष ग्रोवर का नाम जो ताज़ा ताज़ा हाल में कांड हुआ भिवानी के अंदर, भिवानी का जो चेयरमैन और ये जो जेल में गए हैं, 500 करोड़ का घोटाला नगर परिषद भिवानी में हुआ है, उसमें भी मनीष ग्रोवर का नाम आया हुआ है। इसको बचा लिया जाएगा, इसको बचा लिया जाएगा, और वे 2 आदमी जेल में हैं आज भी। मनीष ग्रोवर जी तो रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसी से हारे हुए हैं, वो भिवानी कहाँ पहुँच गए, फिर आसी कहाँ पहुँच? आसी में कड़ा
क्यों आया? अंडे लड़ना आया था आसी में हिस्सा लेना आया था, क्योंकि यहाँ चेयरमैन तो है नहीं है नगर पालिका में। पिछले 8-9 महीने तो माल इकट्ठा होया था ना, उसमें आपका हिस्सा बनवाना आया था। जहाँ जहाँ चेयरमैन नहीं होते, जहाँ जहाँ कोई विधायक या मंत्री नहीं होते, वहाँ मनीष ग्रोवर जी घूमते फिरे हैं। बीजेपी वाला का फूफा लग गए हो मनीष ग्रोवर, तो इसलिए घूमता फिर है। वो तो नगर और जो अच्छे और सभ्य जो लोग हैं उनको मच्छर कहते हैं। नगर निकायों के लिए रणनीतिकार बनकर आए थे। रणनीतिकार नहीं, चोरकार बन के आया था, डकैती मारने आया था वो यहाँ के ऊपर, और डकैती मार के झोला भर के यहाँ से ले जाने का काम उसने कर दिया है। मैं तो साफ बताऊंगा, जिस आदमी ने अपना हल्का नहीं छोड़ा, पूर्व में मंत्री रहा तो वो। आपकी आदत बन गई है साहब ऐसा। मेरी आदत है कि जी, लुच्चा गुंडा है वो, आपने मेरा है। शब्दावली तो ठीक रखी है कम से कम। ओहो, हम तो शब्दावली तब गए, वो मच्छर कहा था हमने, वो मच्छर हमने कहा था कुछ समय पहले। मैं आपने बताना चाहूंगा कि वो अच्छे यूनिवर्सिटी के अंदर से लिख रहा था, 12 महिलाएं, किसान महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। ये उन मेरी माता बहनों की तरफ अश्लील इशारे भी ने करे, और फिर इसके घर के बाहर आ गया। जब उन मेरी माता बहनों ने धरना दिया तो यही मनीष ग्रोवर ने पैर पकड़ के माफी मांगी, नाक रगड़ के माफी मांगी। ये वही मनीष ग्रोवर है। इसके बारे में क्या सभ्य शब्द यूज करूं? ये खुद असभ्य व्यक्ति है, और असभ्य व्यक्ति अगर हमारे से टकराएगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब देने का काम करेंगे। हम कोई कमजोर थोड़ी हैं। ये सत्ता पक्ष में है तो क्या बात हुई, हम विपक्ष की भूमिका में है, और उसको उसी की भाषा में समझाया जाएगा जो जिस भाषा हमारे से बात करेगा। अगर हमें मच्छर कहने वाले बीजेपी के नेता सोचते हैं कि चुपचाप हम घर बैठ जाएंगे इनको मच्छर कह के, मैं बीजेपी के नेताओं को बताना चाहता हूं कि आप अपनी जबान को संभालो। एक तो आप चोरी करते हो, ऊपर से सीना जोरी भी करते हो। हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाते क्यों उठाते हैं बाबूजी? ये लोग चोरी करते हैं सरेआम, ये लोग डकैती मारते हैं सरेआम। इनकी डकैती की जब हम पोल खोलते हैं तो ये लोग हमें मच्छर कहते हैं। हमारी पार्टी को मच्छरों की डायलॉग है नाना पाटेकर का कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। क्या ये नाना पाटेकर जी का फिल्म डायलॉग कहीं क्रियान्वित भी होगा क्या? आपको एक बात बताऊं, एक वीडियो आई हुई है मनीष ग्रोवर जी की, दिन में दारू पी के नाचने की। वह वीडियो देख लियो, मेरे तो शक हो रहा है। ये तो उनका व्यक्तिगत शौक होगा। हाँ, मेरा शक हो रहा है कहीं नाना पाटेकर का वो डायलॉग सत्य हो तो नहीं चुका है। ये साला एक मच्छर आदमी को लाइफ टाइम इंजड़ा बना सकता है। मन तो ऐसा लगा है मनीष ग्रोवर जी मेरे ख्याल में मच्छर की चपेट में आ गए, इसलिए उसने मच्छर दिखे। उठा जब मच्छर, बैठा जब मच्छर, इसीलिए उसने हमारी पार्टी मच्छरों की पार्टी दिखने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी मारे एक मच्छर की चपेट में आ चुका है, इसीलिए सारे उसने मच्छर दिखे। फिर भी मैं एक बात बताऊंगा मनीष ग्रोवर जी के बारे में आपको। देखो, एक पूर्व मंत्री को ये भाषाएं जो उसने यूज करें शब्द, वो शोभा नहीं देते, क्योंकि वो पूर्व में मंत्री रहे हैं। लेकिन वो असभ्य व्यक्ति है, वो बदमाश भी है। आपको पता होगा बूथ कैप्चरिंग में भी उसका नाम आया था। वो बदमाश है, हर प्रकार से डेड व्यक्ति है। मैं बार बार कहूंगा, इतना बड़े पद पे बैठने वाला, और ये बीजेपी उसको तरह तरह की जिम्मेवारियां लगाती है। तो आप क्या मांग करते मनीष ग्रोवर जी? अपने शब्द वापस लें। शब्द वापिस नहीं, मैं तो खट्टर साहब से नू मांग करूं कि इस प्रकार के सभ्य लोग अगर आपने राख रखे हो, और फिर तो हमने सोचा हमने कोई ईमानदार भी कहे, हमने कोई बढ़िया भी कहे। जब तक ये चोर उचक्के भ्रष्ट और गंदे नेता आपकी पार्टी में रहेंगे, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं तो ये मोदी जी को बताना चाहूँ, मैं तो अमित शाह को बताना चाहूँ कि हरियाणा की तरफ देख लो। हरियाणा के अंदर ऐसे नकली आप लोगों ने नेता पाल रखे हैं, ऐसे लोग बना रखे हैं यहाँ। अगर इन लोगों को ये नहीं निकालेंगे, नहीं दबाओगे चोरों को इस प्रदेश से बाहर, तो मेरी गारंटी है। आप तो बीजेपी के एक अच्छे एडवाइजर बन गए उनको। हाँ, सलाह देने लग रहे हूँ। मैं जनता की तरफ से सलाह दूँ। जनता ने मेरे को कही है भाई चोर हैं सारे के सारे, मैं सलाह दूँ जब यो काम नहीं करे ना महाजन की, तो मैं आड़े बैठा हूँ। पाचा फिर मोदी रोइयो चाहे अमित शाह रोइयो जी भाई साहब, क्योंकि इन लोगों को न बोलने का पता है। हम आम आदमी पार्टी से हैं, सभ्य आदमी है, किसी को गलत नहीं बोलते, किसी के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करते। लेकिन जब हमारे पे कोई अटैक करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से हम देना जानते हैं, और हम किसी प्रकार से कमजोर नहीं खोलने लगता है, राठी साहब का खून खोलने लगता है। क्यों? हमने बिना बात छेड़े, हम किसी ने छेड़ा ही नहीं, और हम तो चोर को चोर कहने की मत रखा सीधम सीधी। अच्छा, चलो इस टॉपिक को मैं डेविएट करके 134A पे आता हूँ। हाल ही में प्रदेश सरकार ने 134A पे अपना डिसीजन वापस ले लिया है, और कहते हैं कि 134A नहीं लागू होगा नए सेशन में। इस पे क्या कहना है आपका? ये कहाँ जाएं ये 72,000 134A के छात्र छात्राएं? ये मैं हाथ जोड़ के
खट्टर साहब से अपील करूं, मत ना मारा हमने, गरीब आदमी का तो हमने नाश ठा दिया। सच्चाई है, पता नहीं डिप्टी सीएम और सीएम कट्ठे पे बैठे सामने और चोटी खड़ी करें, एक खंबा मारें और सवेरे नियम बदले पाओ, पता नहीं क्या करें, ज़्यादा हो जाएगी। मन तो ऐसा लगा कि ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कौन को ऊट पटांग नियम बना देते हैं। कदे खिलाड़ियों को कोटा ख़त्म करते हैं, कदे कानून बना दें प्रॉपर्टी का 5% टैक्स भरो, कदे नु गाड़ी कौन चालन दिया। अरे पहले तो नियम बनाते हैं, फिर 2 दिन में उल्टे बात जाए, तो कहीं ना कहीं रोड है, कहीं ना कहीं मन लगा खंबे का मामला है, और कहीं ना कहीं मन लगा ज़्यादा हो जाए। रात ने इसलिए कोई ना कोई गलत फैसला रात को ले बैठे, सवेरे हो इतना फैसला लागू हो पावे, और फिर आपने पता ही है जी 2-3 दिन में फिर जब जनता खड़ी हो लट लेगी तो फिर ये डाकम डाक हो जा, फिर ये बात जाते हैं। मैं एक बात जमा साहब बताना चाहूँ, आज इन लोगों ने गरीब आदमी का पेट पर लात मारी है सरेआम। कौन सी? मैं सबसे बड़ा पक्षधर हूँ शिक्षा का, मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी बात मानता हूँ शिक्षा का मानता हूँ मैं सबसे बड़ी बात अपने जीवन की। शिक्षा जहाँ नहीं होगी वो प्रदेश और देश खत्म हो जाएगा। जिस देश में शिक्षा नहीं हो कट्टरवाद हो जाएगा, और जहाँ कट्टरता आएगी वहाँ रोजगार के चांस खत्म हो जाएंगे, देश तरक्की नहीं करेगा। मैं शिक्षा का करड़ा फैन हूँ। मैं बोला फैन किसका से तू? अरे फैन हूँ मैं शिक्षा का। शिक्षा चाहिए, हमने पढ़ाई चाहिए। अगर गरीब का बच्चा पढ़ के अफसर लाग गया, गरीबी दूर हो जाएगी। फैन बिजनेस अभी कया करा, ऊपर वाला ने फैन कया करा है। मैं फैन हूँ शिक्षा का, और इन्होंने चोट मार दी शिक्षा पे। फिर मैं एक बात बताऊंगा, आज पिछली सेशन में 66,000 बच्चे 134A के तहत गरीबों के बच्चों ने एडमिशन लिया था प्राइवेट स्कूलों में। जिंदल स्कूल, सेंट फ्रांसिस स्कूल, GD गोयंका स्कूल, DPS स्कूल, RPS स्कूल, सेंट फ्रांसिस, मदर टेरेसा स्कूल, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं। उनके अंदर 66,000 कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया था पिछले सेशन में। तो इनकी 66,000 कुछ बच्चों ने, गरीब के बच्चों ने टेस्ट पास करने के बाद प्रतिभावान बच्चों ने उनमें एडमिशन लिया, और उन्होंने सपना लिया, उसके माँ बाप ने सपना लिया कि मेरा बच्चा अफसर बन के बाहर आएगा, मेरा बच्चा IPS बनेगा, मेरा बच्चा इंस्पेक्टर बनेगा, मेरा बच्चा मास्टर बनेगा, मेरा बच्चा ऑफिसर बनेगा। माँ बाप बड़े खुश हुए, लड्डू बांटे। आज उन माँ बापों की आत्मा मर गई, आज उन माँ बाप रोन लग रहे हैं, आज वो बच्चे परेशान हैं। वो सारे के सारे बच्चे इस सरकार ने मानसिक रोगी बनाने का काम कर दिया है। इस सरकार ने 134A खत्म कर कहा है कि अगले सेशन से उन बच्चों की भी पूरी फीस लगेगी। मैं पूछना चाहूं सरकार से, जिंदल स्कूल की फीस कौन सा गरीब आदमी भर देगा? GD गोयंका स्कूल की फीस कौन सा गरीब आदमी भर देगा? मैं तो कहूंगा कि अगर वो माँ बाप अपनी किडनी बेच देंगे तो भी उन स्कूलों की फीस नहीं भरी जाएगी। जी भाई साहब, उन्होंने एक समानांतर स्टेटमेंट दी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी में अमेंडमेंट होगी, वो हम लागू कर देंगे। मैं बता देता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। मेरा काम है जनता को जागरूक करना, मेरा काम है जनता को बताना। साथ में कुछ नहीं दिया है। उन लोगों ने कहा है कि अगले सेशन से जिनके 134 में एडमिशन हो रहे हैं सबको फीस भरनी पड़ेगी और सभी को पैसा देना पड़ेगा। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं कि प्राइमरी यानी कि नर्सरी और पहली क्लास में एडमिशन होंगे, बाकियों में नहीं होंगे। इन लोगों की पहले से साजिश थी, इसलिए इस सेशन में केवल मात्र 12,500 बच्चों के एडमिशन हो पाए। स्कूल वालों ने एडमिशन लिए नहीं, नाटक करते रहे, मना करते रहे। स्कूल वालों को पता था कि आप एडमिशन मत ले, कुछ समय बाद में ये नियम उल्टा होने वाला है। ये नियम की प्रक्रिया तो काफी महीने पहले तैयार हो चुकी है। इसीलिए स्कूल वालों ने 11,500 बच्चे जो स्कूल के गेट के बाहर चक्कर काटते रहे, उनका एडमिशन नहीं करने का काम किया। वे बच्चे ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उनका पूरा साल खत्म करने का काम इस सरकार ने किया है। 6,500 बच्चों का भविष्य खराब इस सरकार ने किया। मैं आपने पूरी बात बताना चाहूंगा, बताओ। मैं आपको पूरी बात बताना चाहूंगा कि ये सरकार जो है बच्चों को मारना चाहती है, ये सरकार जो है बच्चों को खत्म करना चाहती है, ये सरकार जो है बच्चों का भविष्य डबोना चाहती है। इसीलिए यह कहानी
इस लेवल पर आई है, इसलिए कहानी इस लेवल पर आई है। आपको मैं एक बात बताऊंगा, निजीकरण की तरफ भी है क्या इशारा? हाँ देखो बात सुन ले, मैं आपने एक बात बताऊंगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी सरकार जो है वो बच्चों का भविष्य डबोने वाली है, बच्चों का भविष्य बनाने वाली नहीं है भाई साहब। फिर भी 134A का नियम हटा के इन लोगों ने काफ़ी माँ बाप के दिल में दुख पैदा करे हैं। एक साथी है मेरा, मैं उसके गांव में चला गया तो एक उनका पड़ोसी, उसका बच्चा स्कूल में पढ़ा था, जिंदल स्कूल में। उसके माँ और बाप मेरे सामने रोने लगे। हमें भी दुख हुआ इस बात को सुन के कि उसके माँ बाप रोने लग रहे, बच्चा रोने लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उस स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, मैं उस स्कूल नहीं छोड़ना चाहता। अब बताओ कहाँ जाएंगे वो लोग।